नमस्कार। लोक पर्व लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जो हमेशा कल भी आपके सामने थे और आज भी हमारे साथ हैं। पुष्प रंजन जी हमारे साथ हैं और कुमार पंकज हमारे साथ हैं। उन दोनों से भी आप दोनों अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन दोनों से इनके विचार भी लेंगे, विश्लेषण करेंगे हम बिहार चुनाव को लेकर के। और लेकिन आज बता दूं कि बिहार की जो सुर्खियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहली सुर्खी ये है कि बिहार में आज दो दलों ने अपने घोषणा पत्र को जनता के बीच रखा है, जिसमें से अलग अलग वादे हैं दोनों दलों के। एक कांग्रेस है और दूसरा लोजपा यानी लोकतांत्रिक जनता पार्टी है, मतलब चिराग पासवान की पार्टी है। और दोनों का जो अपना घोषणा पत्र है उसके आधार पर और क्या क्या का लुभाने वाले वादे हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जल्दी पंकज जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो लोजपा का घोषणा पत्र है वो क्या कहता है। बिल्कुल, देखिए लोजपा ने आज जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और उसमें लगातार चिराग पासवान का ये कहना है, विजन डॉक्यूमेंट जब उन्होंने जारी किया तो उन्होंने कहा कि हमने 4 लाख बिहार के लोगों से बात की है और साथ में ही अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके 51 साल के जो राजनीतिक अनुभव रहा है उसका भी इसमें समावेश किया। लेकिन कोई चीज़ स्पष्ट नज़र नहीं आई है। जो चीज़ें उन्होंने कहा कि हमने 4 लाख लोगों से बात की, फिर पिताजी के राजनीतिक अनुभव और पूरे बिहार का जो उनका अनुभव है उसको लेकर के उसमें घोषणा पत्र में चीज़ों को शामिल किया है। लेकिन जो अन्य राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र लगभग वही बातें हैं कि भाई आपने जो विजन डॉक्यूमेंट दिया है क्या करेंगे, कितने साल में करेंगे, क्या योजनाएं हैं, उनको लेकर के कोई ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। ये सबसे बड़ा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये आपने जो नारा दिया हुआ है उसको लेकर के कैसे आप करेंगे। 4 लाख लोगों से, जिन लोगों से आपने बात की है, समाज के किस वर्ग के लोग हैं, कौन लोग हैं, इसका कहीं उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद उन्होंने जो है लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। तो साफ तौर पर है कि वो नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल को लेकर के हमलावर तो दिखे हैं, लेकिन आगे 15 साल या 20 साल या 5 साल के लिए जो उनका विज़न होना चाहिए उसको लेकर के कोई स्पष्ट नीति उनके भाषण में नज़र नहीं आई है। घोषणा पत्र को कितना वो अमल कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावा कर रहे हैं कि 4 लाख लोगों से बातचीत की गई है, विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, लोगों की जो वहाँ गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए उपाय तैयार किए गए हैं। लेकिन वो करेंगे किस तरह से, सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, इसको लेकर के जरूर एक इनके घोषणा पत्र को लेकर के चीज़ें है कि जो और राजनीतिक दल जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं उनका भी विजन डॉक्यूमेंट उसी तरह का नजर है। जो घोषणा पत्र हैं और उसमें कौन कौन से मुख्य बातें हैं उसको लेकर के भी हम आपके सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं पुष्प रंजन जी से लेना चाहूँगा कि जो घोषणा पत्र अपने जो चुनावी वादे हैं पुष्प रंजन जी वो जब सामने आ रहे हैं और बिहार का चुनाव सामने है, ऐसे में बिहार के लिए अगर हम देखें, अगर आप एक अलग पार्टी के रूप में वहां उपस्थित रहते तो आप क्या लेकर आते। नहीं, इन्होंने जो घोषणा पत्र में जो नाम दिया है वो बड़ा रोचक, मतलब जो ब्रांडिंग की है उसको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जी, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं से अमेरिका फर्स्ट से लिया हुआ ब्रांडिंग है। एक दूसरा ये कि जो कहते हैं कि हम ये काफी पहले से बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, लेकिन वो कंसेप्ट जो है अमेरिका फर्स्ट वाला जो है वो कहीं ना कहीं से चूरन जो मिल जाता है कि वो चूरन को पकड़ लो तो वहीं से लिया गया होगा। दूसरा ये कि केजरीवाल कभी अपने ज़माने में बोलते थे कि हम लोगों की राय लेंगे चौपाल से और छोटी छोटी सभाओं से, लाखों लोगों की राय के बाद हम अपना एक विजन बनाएंगे, चुनावी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे घोषणा पत्र में। उसी तरह से इन्होंने जिस तरह से दावा किया, कोरोना काल है और इतने लाख लोगों से संपर्क करके और उसका डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी तैयार कर लेना अपने आप में सवालिया निशान तो बनता है कि कैसे आखिर इस तरह से तैयार कोई कर सकता है इतनी तेजी से। और इतने सारे बिहार में समस्याएं जितनी हैं, उन समस्याओं को का निदान अगर उस विजन डॉक्यूमेंट में है, उस संकल्प पत्र में है, तो बड़ा आश्चर्यजनक है अपने आप में कि कैसे आप उसे तैयार कर सकते हैं। जी, तो आश्चर्यजनक है। लेकिन साथ साथ बताऊं कि आपको कि लोजपा ही नहीं, आज कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जो है वो जनता के सामने पेश किया है। और कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र है उसमें कहीं ना कहीं राजद का जो घोषणा पत्र है उसका एंडोर्समेंट भी दिखता है, यानी 10 लाख रोजगार की बात जो राजद ने की है, यानी राष्ट्रीय जनता दल ने की है, और उसका एंडोर्समेंट कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए 12वीं तक मतलब स्कूटी की बात भी उन्होंने की है और तमाम बहुत सारी बातें, किसानों का जो कृषि बिल है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है, और उसके अलावा जो प्रवासी हैं उसके रोजगार की बात भी उन्होंने की है। तो अलग अलग घोषणा पत्र, लुभावने वादे जो हैं वो लेकर के पार्टियां आती हैं चुनाव से पहले। और जी एक चीज मैं बीच में कहना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन,
देखिए, ये कांग्रेस ने जो अपनी अलग घोषणा पत्र और फिर राजद का अलग घोषणा पत्र है, इनको क्यों नहीं एक साझा रूप इन्होंने दिया, ये भी मुझे आश्चर्य लगता है। आपका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के आता तो बिहार वालों का भला होता, चीज़ों को समझने में आसानी होती। एक और चिराग पासवान में जो छूट गया था, मैं कहना चाह रहा था, जो दिलचस्प पार्ट लगा वो ये कि सीता मंदिर हम बनवाएंगे, भव्य सीता माता का मंदिर बनवाएंगे। अब उसके पीछे क्या वोट बैंक की किस तरह की राजनीति हो सकती है? आप वाल्मीकि मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं कि हम भव्य वाल्मीकि मंदिर बनाएंगे, या दलितों के कोई महापुरुष कोई होते उनके नाम पे आप घोषणा करते कि उनका मंदिर हम बनवाएंगे, यदि उस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं तो ये भी बड़ा अजीब लगता है कि सीता मंदिर का कंसेप्ट कहाँ से आया। मतलब आप बीजेपी का तो राम मंदिर समझ में आ रहा है, तो क्या उसके एक जोड़ी के रूप में आप सीता मंदिर का कंसेप्ट दे रहे हैं? ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है। जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी ये घोषणा कर चुके हैं सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनवाने के लिए। तो ये फिर जब अगर चिराग पासवान भी वही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप फिर उसी एजेंडे पर जा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है जिसपे साफ दिखाई दे रहा है कि लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है, और चिराग पासवान कहीं ना कहीं कहते भी नजर आ रहे हैं कि मैं जो हूँ और नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं, और वो बातें जो हैं उनके वादे में झलकती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको एक रिकैप कर दूं, एक कांग्रेस का जो वादा है, जो चुनावी घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने जो जारी किया है वहां बिहार में, उसके जो कुछ वायदे हैं वो वायदों को मैं आपको एक एक करके रिकैप करता हूं, फिर हम लोजपा के वादे की बात भी करेंगे और अभी तक जो दूसरे घोषणा पत्र, दूसरे वायदे जो वादे आए हैं उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कांग्रेस राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लेके आएगी, मतलब किसानों के लिए। इसके तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया जाएगा, ये एक वादा है। दूसरा है कि बिहार के लोगों को पानी का अधिकार होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल योजना की जाएगी। उसके बाद वृद्ध विधवाओं, एकल महिलाओं के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके तहत 800 रुपये प्रति महीना पेंशन होगी और 80 साल से अधिक की उम्र वालों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, ये है दी जाएगी। उसके अलावा केजी से पीजी तक बिहार की बेटियों की शिक्षा मुफ्त होगी। उसके बाद है कि राज्य से बाहर जाकर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए अन्य राज्यों में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र योजना के तहत केंद्र बनाए जाएंगे। अलग अलग राज्यों में उनकी मदद के लिए सरकारी व्यवस्था की जाएगी। श्री कृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 5वीं से 12वीं तक के उन बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा पदक लाओ और पद पाओ योजना के तहत मतलब खिलाड़ियों को जो है वो प्रोत्साहित करने की बात है, आप पदक लेके आइए, ये होगा। उसके बाद माँ सावित्री देवी फूले शिक्षा योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए मदद दी जाएगी। कांग्रेस अगर सत्ता में आई, यानी कि जो गठबंधन है महागठबंधन, वो सत्ता में अगर आ गया तो फिर देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ने पर बच्चियों को 80% तक फीस नहीं देना होगा। सरकार 80% का जो पैसा है वो देगी। बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में पानी की टंकी और एक नल सरकार लगवाएगी। इंदिरा गांधी कन्या योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 21,000 रुपए की मदद देगी कांग्रेस। राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना के तहत रोजगार मित्र बनाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने में और उनके लिए रोजगार मुहैया कराने वाली योजना बनाने में रोजगार मित्र सरकार की मदद की तरफ से उनके लिए सुविधा बनाने का काम करेगा। तो रोजगार की बात भी है, महिलाओं की बात है, बच्चियों की बात है, शिक्षा की बात है, बालिका शिक्षा की बात है, कृषि की बात है, पेयजल की बात है, तो तमाम बातें हैं। और उसके साथ साथ जो एक हेल्प सेंटर की बात है, जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, पेशे में हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए हेल्प सेंटर की जो बात कांग्रेस कर रही है, तो ये साफ झलक इसमें दिखाई दे रहा है। पिछला जो कोरोना काल में जो प्रवासी यहाँ से अलग अलग राज्यों से बिहार की ओर जा रहे थे और हेल्प सेंटर की कमी के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन परेशानियों का सामना आगे न करना पड़े, तो इस पर भी कांग्रेस ध्यान दे रही है, ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे पुष्परंजन जी इन पूरे वादों को, जो कांग्रेस का वादा है? नहीं, अच्छा है, विजन डॉक्यूमेंट जो कांग्रेस का ये वायदा है बहुत अच्छा है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कुछ उसमें डाली गई हैं जो क्राइसिस में जिस तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं कोविड काल में,
उस पर होमवर्क किया गया है, उसे किस तरह से लोगों को बीच बीच में हेल्प सेंटर बना के उसको चैनलाइज किया जाए, एक अच्छी चीज़ है। एक विजन डॉक्यूमेंट में एक नया तो ये दिख रहा है, मगर कांग्रेस के कुछ लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि बिहार कुछ और भी परेशानियों से रूबरू है। जैसे बक्सर से आपको पटना आना हो, राजधानी पटना, तो जहाँ 4 घंटे में वो सफ़र 3 घंटे में सफ़र लोग तय कर लेते थे, 8-8 घंटे लग जाते हैं पटना पहुँचने में। इतना जाम सड़कों पर, बिहार के हर कोनों में जाम से कोई निजात नहीं है, मुक्ति नहीं है। अभी तक सड़कों की बात हो रही थी, फ्लाईओवर की बात नहीं होती है, या उसका विकल्प नहीं ढूंढा जाता है कि जाम से कैसे मुक्ति मिले बिहार को। इस जाम की वजह से पता नहीं कितने लोग मरते हैं साल भर में। इसके आंकड़े जब आएंगे तो बहुत भयावह होंगे अपने आप में, कि रास्ते में लोग अटक के मर जाते हैं। कोई हर काम में जो देरी होती है रसद पहुंचाने से लेके कोई भी सप्लाई वाले लाइन में, या किसी को अपने ऑफिस समय पे पहुंचना है, तमाम जो जाम की वजह से जो बुराइयां पैदा होती हैं, उस पे किसी के भी जो घोषणाओं की जो झड़ी लगी है, बाढ़ आई है जिस तरह से घोषणाओं की, उसमें जाम से संबंधित किसी भी दल ने उसकी चर्चा नहीं की है। जी, तो जाम की बात है, बाकी तमाम बातें हैं, अपने अपने वादे हैं। महंगाई भी, राजीव जी, महंगाई की बात भी महंगाई के इशू पे किसी ने नहीं जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, और सामान्य तौर पर जो यातायात की सुविधा की बात जिस पे साफ इशारा कर रहे हैं पुष्परंजन जी, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि महंगाई की बात क्यों नहीं कर रही है कोई, और भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है सबके सामने, हमारे सामने भी, हमारे दर्शकों के सामने भी सवाल बड़ा है कि महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक जो पुष्परंजन ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब आप महागठबंधन में साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो एक साझा घोषणा पत्र क्यों नहीं आपने रहा। आप कांग्रेस सिर्फ 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और घोषणा पत्र उसने पूरे बिहार के लिए बनाया है। आप अगर सत्ता आती भी है तो निश्चित तौर पर कि कांग्रेस को नीचे ही रहना पड़ेगा, बड़े भाई की भूमिका में कोई और राजनीतिक दल आरजेडी रहेगी, तो आप अपना घोषणा पत्र कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है। दूसरी बात यह आई है कि सरदार वल्लभ भाई के नाम पर एक योजना का जिक्र कांग्रेस ने किया है। आखिर बिहार में और भी महापुरुष हैं, उनके नाम पर उनकी घोषणा क्यों नहीं की गई? सरदार वल्लभ भाई को बिहार में ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई है कांग्रेस को? ये एक बड़ा खटकाने वाली बात है। तो जो एक है कि कांग्रेस को अपना विजन ठीक है, नहीं है, कर्पूरी ठाकुर है, सब है, नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई नहीं, बल्कि वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, जी पंकज जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो केंद्र में लड़ाई चल रही है, और खासकर देखा जा रहा है चाहे वो गांधी जी हो या सरदार पटेल हो, इनको किस प्रकार भाजपा अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रही है। और पिछले खासकर 6 साल में हमने देखा देश का सबसे बड़ा जो मतलब स्टैच्यू है, बिल्कुल देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में बनाया। तो ये सब साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं कांग्रेस भी चाहती है कि वल्लभ भाई पटेल के नाम पे कांग्रेस जो पिछले दिनों घिरती आ रही थी, और खासकर उससे अपने आप को बाहर निकाला जाए, और इसीलिए ऐसी योजना लेकर के आई होगी। क्या कहेंगे पुष्परंजन जी? हाँ, पटेल को अपनी तरफ लाने का मतलब, पटेल बीच में कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में विस्मृत हो चुके थे एक तरह से। पटेल को जब से उनका मूर्ति का कार्ड कांग्रेस छीना जिस तरह से, हालांकि वो कंसेप्ट बहुत पहले कांग्रेस ने तैयार किया था, उसे बीजेपी ने किस तरह से छीना बहुत योजनाबद्ध तरीके से, उस हिसाब से मुझे लगता है कि उस विस्मृत एजेंडे को कांग्रेस ने अपने तरफ खींचने की चेष्टा की है। और यदि कहीं कोई ऐसी सफलता मिलती है, क्योंकि कई आरोप भी लगे कि सरदार पटेल से नेहरू जी के समय बहुत बेईमानी हुई थी, बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी, इस लिहाज से उसे धोने पोंछने की चेष्टा भी कांग्रेस इस घोषणा पत्र के माध्यम से कर रही है। लेकिन यहाँ रोजगार की बात पंकज जी, एक तरफ राजद जो है 10 लाख नौकरियों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है वो भी 10 लाख नौकरियों की बात कर रही है। पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें 10 लाख नौकरी का वादा करके कांग्रेस भी आ रही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी की जो प्लुरल्स पार्टी है, उनका घोषणा पत्र जो कल आया उसमें उन्होंने ये वादा किया कि हम अगले 10 साल में 80 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मतलब प्रश्न उठा रहे हैं, और खासकर राजद के ऊपर कि आखिर आप पैसे कहां से लाओगे, क्या जेल से लेके आओगे?
तो ये और इस पे आज राजद के प्रमुख तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है, कटाक्ष नहीं उन्होंने आंकड़े पेश किया है कि 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला पिछले 6 साल में 5 साल में हमने देखा है, मतलब इनकी सरकार में, नीतीश की सरकार में, और 60 से ज़्यादा घोटाले हो गए। तो वार पलटवार सब चल रहा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो एक दूसरे पर उंगली क्यों उठने लगती है? बिल्कुल, देखिए सही बात है कि अगर आरजेडी ने अगर 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है तो नीतीश कुमार उस बात को अगर 15 साल से सत्ता में तो बता करके कह सकते थे कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि बिहार में अब संसाधन नहीं है, चीज़ें नहीं, क्योंकि 15 साल वो सत्ता में रह करके देख चुके हैं, इसलिए रोजगार पर कटाच कर रहे हैं। अगर तेजस्वी के पास अगर ये विजन है, आरजेडी के पास ये विजन है, या पुष्पम प्रिया चौधरी के पास ये विजन है, तो उनके विजन का स्वागत किया जाना चाहिए कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि हम 10 लाख या 80 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे अब ये उनका विजन है, लेकिन नीतीश कुमार अगर कटाच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो है वो उसको क्या कहें कि वो छुपा रहे हैं, अपने आंकड़ों को ही छुपा रहे हैं। कि इसका मतलब ये है कि वो समझ चुके हैं कि बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की जो क्षमता है वो इस समय सरकार के पास नहीं है। तो यानी 15 साल में आपने सरकार चलाया है और आपने अगर इतना भी सक्षम नहीं बना पाए हैं बिहार को कि 10 लाख लोगों को रोजगार दे पाए, तो ये आपकी क्षमता है कि आप अगर 10 से 15 करते, क्योंकि चुनाव है, देखिए चुनाव में घोषणाएं होती हैं, तमाम राजनीतिक दल घोषणा करते हैं, लेकिन कटाच करने के पीछे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डिफेंसिव मोड में है वो, कि 10 लाख रोजगार वो कहाँ से दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि तेजस्वी के पास ये विजन हो, उनके पास पार्टी के लोगों के पास विजन हो, उनके जो सलाहकार उनके पास कोई विजन हो, उनका कोई कॉन्सेप्ट हो कि हम 10 लाख लोगों को कैसे रोजगार जनरेट करके देंगे, लेकिन उसका स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी दल के अगर देना है तो खुली बहस होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि कैसे करेंगे, ये तो आने वाले मैंने 10 नवंबर को पता चलेगा किसकी पार्टी और जनता किसको वोट दे करके सरकार बनाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के सामने ये आना चाहिए कि जो सुशासन बाबू के नाम पर वो अगले 5 साल के लिए उनका क्या विजन है वो स्पष्ट करें, वो कितने लोगों को रोजगार देने की घोषणा करते हैं, ये देखने वाली बात जी है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसका जो आज विजन डॉक्यूमेंट आया है उसकी प्रमुख बातें क्या हैं वो भी आपको बताता चलूं कि बिहार में पनप रहे अफसरशाही को जड़ से समाप्त करना, ये उनका मुख्य विजन में से एक ये भी है। दूसरा उनका है कि महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा देंगे, समान काम समान वेतन लागू करेंगे बिहार में, फर्स्ट युवा आयोग का गठन होगा। ऐसे भी आप देखिए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया ही है, और फिर माता सीता का भव्य मंदिर बनाएंगे बिहार में, ये भी उनका वादों में से एक है। और फिर रोजगार पोर्टल बनाना जहां रोजगार लेने वाला और देने वाला सीधा जुड़ सकेगा, और उसके अलावा मतलब कि एक पोर्टल ऐसा बनाया जाएगा जिसमें रोजगार लेने वाला भी और रोजगार देने वाला भी ये जुड़ सकेगा। हालांकि ये बहुत सारे रोजगार के पोर्टल चल रहे हैं, रोजगार छीनने वाला भी होगा पोर्टल, इसलिए ये बहुत बड़ा विजन नहीं है। रोजगार पे साहब कुछ ठोस काम लेकर के आइए, और सिर्फ लेने देने से काम नहीं चलेगा। और आशा समूह से मतलब आप समझ सकते हैं कि जो महिलाएं जो हैं वो स्व सहायता समूह के तहत जो चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराती हैं, उन समूहों की बात हो रही है। वो जो कार्यरत हैं उन्हें कमीशन की जगह वेतन दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें कमीशन अभी तक देते रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे वो वेतन देंगे। ऐसी ये प्रमुख बातें मैं बता रहा हूँ। विजन डॉक्यूमेंट जो है लोजपा का यानी लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसके मुखिया जो हैं चिराग पासवान, उनका ये विजन डॉक्यूमेंट है। तो एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र, दूसरी तरफ लोजपा का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो आप सबके सामने है, और ये आप लोगों को तय करना है कि किसके घोषणा मतलब पत्र में कितना दम है, और जो वादे हो रहे हैं वो वादे कौन कहां तक निभा पाएगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि चुनाव से पहले लंबी लंबी बातें होती हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या कुछ होता है ये आप सब लोग देखते ही आ रहे हैं चुनाव दर चुनाव। तो पुष्परंजन जी, लोजपा और कांग्रेस दोनों का अपना अपना जो वादा है, चुनावी वादे के साथ में वो लोग चुनावी मैदान में हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया, राजद का भी देख लिया, नीतीश कुमार पे हम बात कर ही रहे हैं। आज नीतीश कुमार की सभा में कुछ लोग लालू यादव के पक्ष में नारे लगाने लगे और नीतीश कुमार के विपक्ष में उनके खिलाफ नारे लगाने लगे, तो नाराज भी हो गए नीतीश कुमार। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उनकी सभाओं में, हालांकि सभाएं कम होनी चाहिए, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन उनकी सभाओं में अगर ऐसी बातें आ रही हैं कि उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो इसे किस रूप में देखते हैं आप?
2-3 चीज़ें उनकी सभाओं में और भी देखने को मिली इसके अलावा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं जी, कि जो लालू यादव की जो बहू हैं जिनको लेके अदालत में मामला चल रहा है, ऐश्वर्या राय, वो गई और मंच पे जाके उनका पाँव छुआ और फिर उनके ये पाँव छूना और ये सब दिखाना भी उस भ्रम को भी एक तरह से दूर कर रहा है कि ये फिर से पैचअप हो गया चंद्रिका राय से और ये परिवार जो है एक है विवाद के बावजूद। तो वो भ्रम भी मंच पे वो दिखाने की चेष्टा नीतीश कुमार ने, ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बाकी नारे लगे तो विवाद भी कई तरह से हो रहे हैं। जैसे आरा इनकी गाड़ी जा रही थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमार सिंह, उनकी गाड़ी पे को रोका गया, गाड़ी पे कुछ लोगों ने हाथ पांव भी चलाए और विवाद हुआ काफ़ी, उनके रास्ते को रोका गया। बीजेपी ऑफिस जो पटना में, वहाँ सुशील कुमार मोदी जा रहे थे उप मुख्यमंत्री, तो वहाँ भी कुछ विद्रोही जो जिनको टिकट काटा गया, वो लोग, उनके लोगों ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक दिया था और जाने नहीं दिया था, बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी जा पाई थी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बीजेपी के भीतर या स्वयं नीतीश कुमार की सभाओं में या कई जगहों पर दिख रही हैं। अच्छा, जिस डॉक्यूमेंट की बात हम आप कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, विजन डॉक्यूमेंट और तमाम चीज़ें लेके आए हैं, पार्टियां लेके आई हैं, जो डॉक्यूमेंट सरकार के सचिवालय में संरक्षित है वो भी सुरक्षित नहीं है। सचिवालय में आग लग जाती है ऐसे चुनाव के मौके पर। बिल्कुल। और ग्रामीण मंत्रालय, जिस मंत्रालय की फाइलें उसमें रोजगार से लेके और ग्रामीण इलाकों में जो भ्रष्टाचार है वो भयानक तरीके से है, कहाँ लूटपाट मची है, ऐसे वक्त में फाइलों का जल जाना, हालांकि एक जांच बैठा दी गई है कि 3-4-10 दिन में रिपोर्ट उसकी आ जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले फाइलों का जल जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ न कुछ सवाल तो यहाँ पे भी उठता है। धुआं तो है वहाँ पर, पूरा बिल्कुल धुआं है, और ये धुआं क्यों है ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा को और भी जारी रखेंगे, उससे पहले आगे भी बात हम करेंगे। पुष्परंजन जी और कुमार पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों से हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए एक बार सबसे पहले जो है चुनाव का जो स्पेशल क्या सुर्खियां हैं वो देख लेते हैं न्यूज अपडेट में। बिहार में रैलियों में उमड़ रही भारी भीड़ पर चुनाव आयोग चिंतित। कोरोना को लेकर राजनीतिक दलों को दिए निर्देश, रैलियों में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में छोड़ा नया शिगुफा, बिहार चुनाव में पाकिस्तान के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक की एंट्री। सीएम योगी ने कहा, अब पाक पीएम इस डर से दुनिया भर में भाग रहे हैं कि कहीं भारतीय जवान वहां सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में भरी हुंकार, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आरजेडी पर कसा तंज। पीएम मोदी ने 2014 के बाद बदली पूरे देश की राजनीति, लालटेन युग से अब आया एलईडी युग। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की जनता के नाम लिखा पत्र। पत्र में लिखा कि बिहार के लोगों की खुददारी पूरे विश्व में है प्रसिद्ध। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश पर बोला हमला, अगर नीतीश जीते तो हार जाएगा बिहार। चिराग ने पेश किया अपना विजन डॉक्यूमेंट। तो ये थी इलेक्शन अपडेट्स जो आपने देखा अभी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, सबका नाम लेता चलूं और इनके विचार भी आप तक रखता चलूं। नारायण यादव हैं जो चिराग पासवान आज से चुनावी मैदान में आ गए हैं ये बता रहे हैं। उसके अलावा प्लेस पॉइंट हेलो कर रहे हैं, सिराज अंसारी हेलो कर रहे हैं, दिल मचाया शोर नमस्कार नमस्ते कह रहे हैं, सिराज अंसारी हेलो। फिर उर्देश यादव आरजेडी जिंदाबाद कह रहे हैं, तमीम आलम जो राजीव सर वेरी गुड न्यूज बता रहे हैं। उसके अलावा प्रेम दुबे हैं, आप सभी को नमस्कार कह रहे हैं। फिर पठान इलियास हैं, वो आदाब कर रहे हैं हम तीनों को। नीरज कुमार हैं, वो गुड नाइट कह रहे हैं। फिर पठान इलियास AIMI से मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिला है या नहीं, इसकी तफसील बताना पुष्परंजन जी से पूछ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। राजा भाई गुड न्यूज बोल रहे हैं। मोहम्मद जाहिद हुसैन न्यू सीएम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। फिर नारायण यादव विकास का तो बहुत हो रहा है, विकास की बात बहुत हो रही है लेकिन विकास गायब है, पता नहीं बोल रहे हैं। जावेद मोहम्मद जावेद जो हैं बिजली बिल का कोई चर्चा नहीं, घोषणा पत्र में गायब है ये बोल रहे हैं। सुनील सोलंकी बिहार चुनाव पर गुड डिस्कशन कह रहे हैं, धन्यवाद आपको।
शाहिद अली जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर वह अपना काम सही तरीके से करे तो हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी जगह जाम नहीं लग सकता 100%। ये कह रहे हैं, शाहिद अली का विचार है ये। और उसके अलावा सुभाष राव गुड डिबेट कह रहे हैं, संजय कुशवाहा कुछ नया करने की बात हो ये कह रहे हैं। फिर मोहम्मद रईसुद्दीन जो हैं वो बिहार चुनाव में सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलने से विकास होता है, एक ही सरकार को रखने में से विकास नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि हर 5 साल में बिहार में सरकार बदल जानी चाहिए, ये कहना है मोहम्मद रईसुद्दीन का। गुलाब शेख जो है वो हेलो कह रहे हैं। उसके अलावा अशरफ अली हैं, यस यू आर ग्रेट बोल रहे हैं। मोहम्मद इकबाल, कांग्रेस झूठ बोलती है, इसकी नीति नागाज पर अच्छी लगती है, पर कागज़ पर अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल में कभी नहीं दिखाई देती। नीतीश कुमार के दिन हैं जो, मतलब ये कांग्रेस से नाराज़ हैं लेकिन नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं ये। और फिर इसी प्रकार मोहम्मद मेहंदी मलिक हैं, महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन है ये पूछ रहे हैं। तो भाई साहब आपको बता दूं, मेहंदी मलिक जी की महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार की घोषणा अभी तो नहीं हुई है, लेकिन महागठबंधन जो है उसके मुखिया के तौर पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर है। तो तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन ये घोषित तौर पे नहीं है अभी। इसलिए ये मान कर चलिए कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी अगर उनकी सरकार आती है। और मोहम्मद अंसारी वो वर्ल्ड सेइंग आई एम गुड देयर, राजी नस्कर यूपी, थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन पठान इलियास, लोक पर्व डिबेट में आज के मेहमान पुष्परंजन जी और कुमार पंकज बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात समझाते हैं, आप दोनों की तारीफ कर रहे हैं। पठान इलियास, इस ढंग से कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका नाम अभी आगे फिर लूँगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी बातें हम सब तक पहुंचाते रहेंगे और आपकी बातें हम भी लेते रहेंगे और उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, जारी रखेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं पुष्परंजन जी जिस पे हमारे दर्शक चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन कई बात लोग करते हैं, अलग अलग साथी जो है AIMIM की बात भी होती है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, और बिहार में वो एक गठबंधन यानी कुशवाहा की पार्टी के साथ में रालोसपा के साथ में गठबंधन है, BSP, रालोसपा और 3 अन्य पार्टियां हैं जिसके साथ उनका गठबंधन है। तो ये जो पार्टी है AIMIM, इसको बिहार में किस ढंग से आप लेते हैं? हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से, क्योंकि हमारे कई साथी जानना चाहते हैं कि उनका क्या अस्तित्व है, आगे क्या करना चाहते हैं, हैदराबाद से लेकर के और बिहार तक का जो सफ़र है वो कितना सफल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत विस्तार AIM ने किया है बीच में, बिहार में जो करना चाहिए जी। जैसे उनका जो इलाका है, खासकर जो पूर्णिया का या कटिहार ये सब इलाका है, किशनगंज का, उसे उन्होंने टारगेट पे रखा, शुरू से रखा और अब तक रखा जी। मगर जो बिहार का जो दूसरा जो बॉर्डर स्ट्रिप है, जो कि सुपौल हो गया, फिर इधर मधुबनी, इधर दरभंगा का इलाका हो गया, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया, ये नेपाल से लगे हुए बॉर्डर स्ट्रिप हैं जिसके इस तरफ मुस्लिम आबादी की संख्या भी कम नहीं है। उन इलाकों में इनके दल जमात का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जोर नहीं दिखता है जो दिखना चाहिए एक तरह से। तो आइसोलेशन है एक तरह से। वहाँ पर कभी असदुद्दीन ओवैसी के लोग उस तरह से उस संख्या में होंगे, कुछ लोग उनके विचारधारा को मानने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, मगर एक व्यापक रूप से इस तरह से विस्तार करना चाहिए जी। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि उन जगहों पे बीजेपी का ही बहुत मुस्लिम आबादी को देखते हुए जो बॉर्डर स्ट्रिप है नेपाल से लगा हुआ या यूपी से लगा हुआ जो बॉर्डरिंग स्ट्रिप है, या बंगाल का तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक पानी टंकी का जो इलाका है उस इलाके से लगा हुआ, बंगाल का बहुत लंबा इलाका नहीं है, मगर यूपी और नेपाल इन इलाकों में उस तरह से उससे सटा हुआ जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जोर नहीं होने की दूसरी वजह यह भी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इन इलाकों में, मतलब प्रतिस्पर्धा की वजह से। तो यहाँ पर उस तरह की राजनीति बहुत ज़्यादा है जी। तो वहाँ पे ये ग्रो कर सकते थे, जो किया ने एक तरह से पेनिट्रेट, जो डेमोग्राफिक तरीके से जो जनसांख्यिक हम विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि वहाँ पर ज़्यादा ये लोग घुस सकते थे, काम कर सकते थे, सरकार पे सवाल उठा सकते थे, मगर इनके सवालात भी ऐसे होते हैं जिसमें सरकार की मदद हो जाती है।
डबल इंजन की सरकार की मदद कर देते हैं ओवैसी अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये भी बड़ा सवाल है, उनके राजनीति को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देने की वजह भी बन जाती है कि वो चोट करते हैं, लेकिन वो चोट फिर उल्टा आके बीजेपी के झोले में। पंकज जी, इसी गठबंधन में मतलब रालोसपा के साथ एक तरफ तो AIMIM है और मतलब ओवैसी जी की पार्टी है, जिसपे अभी पुष्परंजन जी के साथ हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी गठबंधन में BSP भी है। और BSP को बिहार में आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो BSP का एक जो उभार हुआ था जो कांसीराम के समय में कि दलितों के नेता के तौर पर, बाद में उसको मायावती ने वो करने की कोशिश की कि मायावती भाई दलितों के नेता के तौर पर उभरी भी, पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके भी उनका एक बड़ा जनाधार बना दूसरे राज्यों में भी। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है उसमें BSP का बिहार में बहुत, क्योंकि कई और दलित नेताओं का प्रदेश में जो है उभार हो चुका है। तो ऐसे में मायावती से वो, क्योंकि देखिए मायावती जमीनी कार्यकर्ताओं से नहीं कभी मिली, ना मिलने का उनका कभी वो रहा, नाम पर जरूर जब दलितों में एक थोड़ा सा चेतना जगी तो उन्होंने अपने नेता के तौर पर मायावती को माना। लेकिन धीरे धीरे जब उनको एक विकल्प के तौर पर दूसरे नेता मिलते गए तो वो छिटकता गया। तो आज जो मायावती का जनाधार है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो BSP अगर वो मिल भी गए या रैलियाँ भी कर लें तो उस तरह का बिहार में एक बहुत जो उनके नेता के तौर पर देखा जा रहा है तो वोट बैंक नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, इसी तरह से जैसे समाजवादी पार्टी ने इस बार फैसला किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि 2015 में बिहार में उन्होंने अपनी सीटें भी उतारी थी। तो लेकिन यही एक है कि अगर विकल्प मिल गया है किसी भी वर्ग को, चाहे वो दलित हो चाहे दूसरे भी जाति की जो, उनको अगर विकल्प मिल गया तो वहाँ स्थानीय नेता के खास करके जिनके डे टू डे वो संपर्क में रहते हैं उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार है। तो मायावती का अब जनाधार जो है बिहार में लगभग न के बराबर है और वो रालोसपा के साथ ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ एक वर्ग के नेता बने हुए हैं और उनको ये लगता है कि वो पूरे बिहार में अपने को मुख्यमंत्री पद का उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित किया है। इससे पहले वो NDA के साथी भी रहे, पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में वो केंद्र में मंत्री भी बने थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम एक नया फ्रंट तैयार करके बिहार में एक नई वैकल्पिक राजनीति को जन्म देंगे। लेकिन ये संभव, अगर वो महागठबंधन में रहते तो जरूर ये संभव होता दिख रहा था, लेकिन अलग होकर के जो फ्रंट उन्होंने तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसमें उस गठबंधन में जो नेता हैं वो अलग, खासकर जैसे ओवैसी हैं वो भी बाहर से हैं, मायावती हैं वो भी बाहर से हैं, बिहार से नहीं है। तो वो सिर्फ अकेले दम पर बिहार में कितना अपने जो गठबंधन को आगे ले जा पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुष्परंजन जी, एक पार्टी और भी है जो NDA का घटक दल है और उसका नाम है VIP यानी विकासशील इंसान पार्टी। इसके मुखिया हम सब जानते हैं कि मुकेश सहनी हैं और मुकेश सहनी पेशे से व्यवसायी हैं, मुंबई में उनका पेशा है, फिल्म उद्योग में हम सब जानते हैं सेटअप तैयार करते हैं, फिल्म के जो सेटअप्स होते हैं वो तैयार करते हैं। पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं और उनकी जो निषादों के नेता वो कहलाते हैं। उनका क्या रोल आप देखते हैं, खासकर क्योंकि पहले वो महागठबंधन में थे, महागठबंधन से उनको जिस प्रकार सम्मान मिलना चाहिए था, उनका कहना था सहनी साहब का कि मुझे वो सम्मान नहीं मिला। तो भरी सभा में यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके इस पार्टी के जो नुमाइंदा थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो निकल गए और बाद में इन्होंने NDA का दामन थाम लिया। तो ओवरऑल जिस तेवर के साथ वो गए हैं, क्या वो तेवर वो जनता के बीच मेंटेन कर पाएंगे? देखो, उस तेवर की एक वजह भी थी, निषादों में अकुलाहट तो है, एक बेचैनी है कि उनके भी कुछ नेता बिहार विधानसभा में पहुंचे और सरकार बनाने में उनका भी योगदान हो ताकि उनकी बातें सुनी जाएं। और ये चीज़ें मैं मुजफ्फरपुर वाले इलाके में जिन निषाद मित्रों से बातचीत होती रहती है, या वैशाली में या फिर मधुबनी वाले इलाके में, तो जहाँ निषादों का खासकर जो दियरा का इलाका है वहाँ पर निषाद वोट की संख्या भी कम नहीं है। वो एक तरह से कई ऐसे पॉकेट हैं, कम से कम बिहार में 15 से 20 ऐसे पॉकेट हैं जहाँ निषादों की इतनी संख्या है कि वो MLA तय कर सकते हैं, मतलब कि ठीक ठाक संख्या है वहाँ पर। तो उनमें ये बेचैनी तो है, उस बेचैनी को इन्होंने पहचाना और उसी तरीके से ये ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो चाहते थे और जब निराश हुए तो उठ के चले गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये बात तो समझ, उस तेवर को ये बनाए रखेंगे। उस तेवर का एक फ़ायदा तो ये ज़रूर होगा कि इनके प्रत्याशी जो खड़े किए गए हैं उसमें से अगर 5 भी निकाल पाए ये तो बड़ी बात होगी अपने आप में, क्योंकि वहाँ पैसा भी चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं, इनके प्रत्याशियों को इन्होंने ठीक ठाक वो संसाधन दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद उन पॉकेट्स पे जहाँ पर बहुसंख्यक निषाद हैं
और मैं जिसकी चर्चा 15-20 क्षेत्रों की कर रहा हूँ, उसमें से 5-6 तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये निकाल सकते हैं अपने एमएलए। तो उस चीज़ को ये पहचान अगर पाए और वहाँ पर अपने एजेंडे को सही से प्रोजेक्ट कर पाए तो शायद इस पार्टी को फायदा हो सके। शायद इस पार्टी को फायदा हो। लेकिन दूसरी तरफ पंकज जी, एक पार्टी और है जो पप्पू यादव की पार्टी है और जाप जन अधिकार पार्टी जिसे कहते हैं, वो भी एक गठबंधन के साथ है। उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद यूपी से गए हुए दलितों के नेता हैं, उनका गठबंधन भी है। उसके अलावा 2-3 और छोटे दल उस गठबंधन में साथ में हैं। लेकिन पप्पू यादव काफ़ी समय से राजनीति में हैं, उनका एक अपना वजूद है और उस आधार पे वो बिहार की राजनीति करते आए हैं। उनकी पत्नी भी कांग्रेस से सांसद रही हैं और बिहार की राजनीति में वो भी रही हैं। तो हम सब जानते हैं पप्पू यादव को। इस चुनाव में एक अलग गठबंधन के साथ वो चुनावी मैदान में हैं। छोटे दलों की हम बात कर रहे हैं, हमने वीआईपी की बात की, हमने बीएसपी की बात की, हमने लोजपा की बात की, हम तमाम अलग अलग पुष्पम प्रिया की प्लुरल्स पार्टी की बात की। पप्पू यादव की पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, पप्पू यादव 2015 के भी विधानसभा चुनाव में बड़े जोर शोर से चुनाव उन्होंने लड़ा और अपने को मैंने उनको उस समय ये कहा जा रहा था कुछ सीटें उनके शायद हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि जब नई पार्टी कोई गठित करता है तो, और पप्पू यादव चूँकि पुराने नेता रहे हैं, लगातार वो अपने खास करके एक पॉकेट में बहुत सक्रिय रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में मैंने देखा कि वो पूरे बिहार में सक्रिय रहे। चुनाव से पहले ही उन्होंने तमाम सभाएं ऐसी अलग अलग पॉकेट्स में करना शुरू किया और अपने को एक खास वर्ग के, मैंने यादवों के नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट करते नजर आए। और खास करके लालू यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर अपना बार बार लगातार ये बयान देते रहे कि लालू यादव का मैं असली उत्तराधिकारी मैं हूँ। हालांकि लालू जी ने भी कटाक्ष किया कि भाई मेरे भी और मेरे बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप है, मैं आपको बेटा कैसे कहूँ। तो ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन उन्होंने 5 साल जो सांसद भी रहे, तो 5 साल में बिहार में बहुत खास करके जहां उनको लगा कि काम करना चाहिए, जब बाढ़ आया था पटना में तो वहां भी वो काम करते हुए नजर आए। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पप्पू यादव के काम की तारीफ भी हुई। फिर 5 साल जब सांसद रहे तब भी बिहार के लोगों के जो भी दिल्ली में आए उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उनको हार मिली तो लगा कि कहीं ना कहीं वोट अलग और काम अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनसे बातचीत होती है दिल्ली में, तो मैंने खुद उनका काम देखा है, उनके आवास पर जा करके किस तरीके से बिहार के आए, कोई भी कहीं से भी आया हो, बिहार ही नहीं दूसरे किसी भी प्रांत से आया तो उसकी पूरे जो भी उनके संभव होते थे उनकी टीम जो है मदद करती थी। लेकिन बिहार में भी उन्होंने लगातार, खास करके जब बाढ़ आया बिहार के कई इलाकों में, वहाँ जा करके उनको राशन बांटना, संसाधन जो भी उनके पास संसाधन है वो उन्होंने दिया। लेकिन वो संसाधन वोट बैंक में, यानी जो उनका काम है वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वोट के समय में जब वोट डालने जाते हैं मतदाता तो कई बार काम नहीं देखते हैं, उस समय उनको तात्कालिक जो लाभ दिखाई पड़ता है वो वहाँ जाने की सोचने लगते हैं। तो ये तमाम चुनाव में सब चीज़ें चलती हैं। क्योंकि पप्पू यादव शायद काम कर रहे हो लेकिन वो प्रलोभन वोटिंग के कुछ समय पहले वो न दे पाए, न कर पाए, तो ये लोग तो खड़े दिखाई रहे हैं। लेकिन वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा कि नहीं, ये बड़ी बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद और लोग जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद युवा है, हाल के दिनों में 1-2 साल से उनकी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, कई बार वो आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो युवाओं के बीच में, खास करके दलित युवाओं में उनका एक नया क्रेज़ बना है। लेकिन बिहार में भी वही युवा उनके साथ जरूर है, लेकिन वो बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील हो कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि और भी कई नेता, खास करके जातियों के जो नेता हैं बिहार में सक्रिय हैं, तो ऐसे में जो पूरा एक समीकरण दिखाई पड़ रहा है, पप्पू यादव के लिए एक विकल्प जरूर था कि पप्पू यादव सिर्फ सीमित इलाके में अगर कुछ सीटों, चुनिंदा सीटों पर अगर वो टारगेट करते तो शायद सफलता हासिल हो जाए। लेकिन उन्होंने पूरे बिहार को जो टारगेट किया हुआ और मुख्यमंत्री खुद घोषित कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ, तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 243 सीटें हैं, 122 सीटें चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, 122 सीटें आपके पास चुनाव भी नहीं लड़ रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद घोषित कर देना, तो ये एक बड़ा मतलब कई बार हास्यास्पद भी कहा जाता है कि इसको कि आप सीटें लड़ रहे हैं 100 और कहेंगे मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो ये एक बड़ा आश्चर्य वाला है। और ये खास करके छोटे दलों को इस तरीके से अगर अपने आप को करेंगे कि प्रोजेक्ट कर देंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता है कि जो बड़ी राजनीतिक दल हैं, खास करके जिनके पास पूरा प्रदेश में जनाधार है या देश में जनाधार है, उनके सामने ये सब चीज़ें नगण्य साबित हो रही हैं। क्योंकि वो कुछ न कुछ फिर इनको कटवा पार्टी के रूप में यूज करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। जी, तत्पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको एक जानकारी और देता चलूँ कि बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट
है यानी घोषणा पत्र है वो कल आएगा, ऐसी खबर आई है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ निकल के आता है, वो क्या नाम देते हैं, संकल्प देते हैं, विजन डॉक्यूमेंट देते हैं, या वचन पत्र देते हैं, या कुछ और नाम देते हैं, तो नाम अलग अलग लोग दे रहे हैं। वादे जो हैं वो साफ हैं कि जनता को लुभाने की कोशिश है और जनता जो है वो सोच समझकर मतदान करे, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग पार्टियों पे हम बात कर रहे हैं, उनके वजूद पे बात कर रहे हैं, उनका क्या अस्तित्व है और किस प्रकार वो इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्परंजन जी हमारे साथ हैं और कुमार पंकज हमारे साथ हैं। आप दोनों इस बिहार के चुनाव पे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते आ रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, देश दुनिया से जुड़े हुए हमारे साथी जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। काकुली डी हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार की जनता अब मन बना चुकी है कि बिहार बीजेपी और जेडीयू को उखाड़ फेंकना है। बिहार की मजदूर लॉकडाउन में जो कष्ट मजदूरों को हुआ उनका हिसाब जरूर लेना है। बिहार में इस बार यूपीए की सरकार तय है, ये काकुली डी का कहना है। नारायण यादव चंद्रशेखर बिहार चुनाव में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे, ये बोल रहे हैं। विश्वामित्र मौर्य आरजेडी का नाम ले रहे हैं। इसी प्रकार सोशल ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं हैंडल से है कि अब मायावती पे भरोसा खत्म हो गया है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में वो बीजेपी की मदद कर देती हैं जिस तरह से AIMIM वाले करते हैं। तो ये अपनी अपनी बातें सबकी हैं। नारायण यादव पप्पू यादव के बारे में बोल रहे हैं कि पप्पू यादव बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, आने वाले समय में देखा जाएगा। सबकी अपनी बातें, अपने अपने विचार, और अपने विचार ज़रूर आप लिखिए। जाहिद दारा हैं, वो लिख रहे हैं सच का साथ दो। मैं आपके माध्यम से बीजेपी और जेडीयू से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में राम की नगरी से आया हूं, ऐसा बोले क्या, ये बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों बिहार दौरे पे हैं और वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और उन्होंने शायद ऐसा कहा है, क्या ये पूछ रहे हैं कि मैं राम की नगरी से आया हूं, बिहार में राम की नगरी, अच्छा ऐसा बोले क्या, ये सवाल इनका। और उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है, महिला सुरक्षा पर क्या कठोर कदम उठाएगी केंद्र सरकार, ये भी पूछ रहे हैं। तो अलग अलग सवाल, अलग अलग विचार जो हैं सबके हमारे सामने हैं, और उन विचारों को हम यहाँ सबके सामने रख रहे हैं। उस पर अपने विचार, अपने साथियों के विचार, हमारे साथ जो दो हमारे साथी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, इनके विचार भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम चर्चा अलग अलग पार्टियों पर भी कर रहे हैं, और इस वक्त हमने पप्पू यादव की बात की, लेकिन आपको बताता चलूं कि आज जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार की सभा में, जनसभा में लालू यादव के नारे लगे, और उन्होंने कहा नीतीश कुमार को काफ़ी तकलीफ भी हुई। ये जगह जो है वो परसा है, आप याद कीजिए, परसा वही जगह है, सारण का छपरा का एरिया है, जहाँ से चंद्रिका राय अभी चुनावी मैदान में है। और चंद्रिका राय आपको पता होगा, ये नाम बहुत ही जाना पहचाना नाम है, क्योंकि वो तेज प्रताप यादव के ससुर यानी फादर इन लॉ हैं, और इस वक्त जब तक कि इन लोगों के बीच तलाक नहीं हो जाता तब तक ये संबंध बना ही हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि शादी के बाद ऐश्वर्या राय के जो हैं वो और इधर तेज प्रताप के बीच नहीं बनी, और दोनों का केस, तलाक का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। और इस सभा में, अपने पिता की इस जनसभा में, जहां की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए सभा में, उन्होंने नीतीश कुमार के यानी कि लालू यादव की अभी वर्तमान बहू और चंद्रिका राय की बेटी और तेज प्रताप की पत्नी ने नीतीश कुमार के पैर छुए। उन्होंने वहां पे उस सभा को संबोधित भी किया, और राजद और उस परिवार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो ये परिवार की लड़ाई जो है वो मंचों तक है पुष्परंजन जी, ये तो साफ मंचों क्या, ये तो चुनावी सभा है, चुनावी सफर है, तो इसमें तो मंच तक तो लोग आएंगे ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये इस पारिवारिक लड़ाई जो है, खासकर तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के कारण आपको क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव है इसमें कोई असर पड़ेगा क्या? कहीं ना कहीं जनता जब वोट देने जाएगी तो ये थोड़ा तेज प्रताप के खिलाफ जाएगा? मुझे नहीं लगता है राजीव जी। देखिए, ये पारिवारिक लड़ाई जो है उस इलाके में हो सकता है कि सहानुभूति वोट चंद्रिका राय को मिल जाए कि बड़ा अच्छा नहीं हुआ, उनके परिवार में ऐश्वर्या के साथ सही सलूक नहीं हुआ, लेकिन उसका व्यापक मतलब पूरे बिहार के स्तर पे
ये कहना कि बड़ा अत्याचारी परिवार रहा है अपने बहू के प्रति, और इसमें मुझे नहीं लगता कि महिला आयोग भी इन्वॉल्व है कहीं, ये मामला अदालत तक ही सीमित है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसका बड़ा ही दूरगामी इस पर इसकी धमक पहुंचेगी मतदाताओं के बीच में। ज़रूर परसा में या छपरा वाले इलाके में जो उनका गढ़ है राघोपुर वगैरह, वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसका असर पड़े, कुछ जो सहानुभूति वोट मिल सकता है इनके समाज में, खासकर यदुवंशियों के बीच में शायद कुछ उसका फ़ायदा चंद्रिका राय या नीतीश कुमार को मिल जाए। मगर मुझे लगता है कि एक पारिवारिक लड़ाई को उस तरह से मंच पे लाके उसका राजनीतिकरण करना, ये भी थोड़ा अनुचित सा लगता है कि ये मतलब राजनीतिक दिशा को से थोड़ा हट के। बिल्कुल, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, कहीं चप्पल फेंके जाते हैं, कहीं जूते फेंके जाते हैं, कहीं हो हंगामा होता है, शोर शराबे होते हैं, कहीं आपके खिलाफ नारेबाजी होती है, कहीं आपके पक्ष में नारेबाजी होती है। ये चीजें जो हैं खासकर चुनावी सभाओं में देखने को मिलती हैं, और वैसा ही अगर बिहार में हो रहा है जिसमें कोई बुराई नहीं है। ये जनसभाओं में अगर आपके पक्ष के लोग हैं तो आपके विपक्ष के लोग भी आते हैं, और हमने देखा है कई अलग अलग चुनावों में, चाहे वो अगर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है तो दो गुट जो हैं वो आपस में बहुत ही हिंसक झड़प तक हो जाती है। और ऐसा माहौल हमने उत्तर प्रदेश और खासकर मध्य प्रदेश में भी देखा। तो ये सब चलता रहता है, एक चीज चलती रहेंगी। और कहनी थी राजीव जी, देखिए आज चुनाव आयोग ने एक तरह से एडवाइजरी जारी की है जी कि जो भी लोग हैं कोविड के जो निर्देश हैं उसका पालन करें चुनाव क्षेत्र में, एटलीस्ट जो वहाँ पर प्रत्याशी हैं या जो लोग पहुँच रहे हैं उनको सुनने के लिए। मगर इस समय चुनाव आयोग की कोई सुन नहीं रहा है। आप कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करते? मतलब आप एकदम चुटकुला आयोग क्यों बनते जा रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, चुनाव आयोग इस बार क्या, अगर चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं पुष्परंजन जी, तो चुनाव आयोग तो हमेशा सवालों के घेरे में रहा है जी। क्या पंकज जी? बिल्कुल सही। लेकिन इसको सख्ती से आप देखिए, तमाम विजुअल देखिए, योगी आदित्यनाथ की सभा में देखिए, स्वयं योगी आदित्यनाथ को देखिए, राजनाथ सिंह आज गए थे, उनकी सभाओं को देखिए, उनके भाषण करने के तरीकों को देखिए, या दूसरे लोग जेपी नड्डा को देखिए जो सत्ता पक्ष के हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, तेजस्वी यादव की सभा में भी आज भयानक भीड़ उमड़ पड़ी थी। मतलब ये लोग ये भी बता रहे हैं कि देखिए रिपोर्टर्स को कि भीड़ देखिए कितनी लोग भीड़। अरे आप उस भीड़ को कैसे नियंत्रित करना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? और इस कोरोना काल में जब कल प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं 2 गज की दूरी जरूरी है, तो ऐसे में किस प्रकार की सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, आप अगर भीड़ दिखा रहे हैं पुष्परंजन जी कि देखो हमारी सभा में इतनी भीड़ है, तो फिर चुनाव आयोग जिस बिना पे जिस उसूलों के साथ में चुनाव करवा रहा है, ये भी सोचने वाली बात। ध्वस्त कर रहे हैं आप निर्देशों को ध्वस्त कर रहे हैं लगातार। चिराग पासवान वैसे ही बोल रहे थे रिपोर्टर को, ये देखिए भीड़ हमारे पीछे लोग कितने नहीं। और चुनाव आयोग ने भी लगातार जो निर्देश अपने बदलते गए, चुनाव का खर्च बढ़ा दिया, ये सब चीजें पहले से ही तय होती है। चूंकि चुनाव आयोग जब एक बार गाइडलाइंस जारी करता है तो मैंने देखा कि इस चुनाव में खासकर कई बार गाइडलाइंस में बदलाव किए गए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आपने खर्च की समय सीमा, खर्च की राशि बढ़ा दी, क्यों बढ़ाया? आपको जब पता है कि सीमित संसाधन में चुनाव कराना है तो खर्च क्यों बढ़ाया? इसका मतलब साफ तौर पर है कि इस चुनाव में भी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। और क्योंकि रैलियों की न इतनी पहले संख्या थी, न ये चीज़ें थी कि इतनी रैलियां नहीं करनी है, वर्चुअल चुनाव होगा, बूथ भी ज़्यादा बनाए गए हैं इसी कारण से कि कम मतदाताओं के साथ बूथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। लेकिन जिस तरह से रैलियों की बाहर आ गई, मतलब हर दिन जिस तरह से चुनावी सभाएं, हमको लग रहा है कि एक जिले में 3-3, 4-4 सभाएं हो रही हैं, तो उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि जो चुनाव हो रहा है सामान्य कोरोना काल का चुनाव ही नहीं है, क्योंकि कहीं से सामान्य नजर आ रहा है। उसी तरह से लेकिन हमारे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं जो अपने अपने विचार रख रहे हैं, उनके विचार भी हम लेते चले। शिव कुमार हैं, वो कह रहे हैं कोई कुछ भी कर ले, तीर ही मतलब तीर यानी कि जनता दल यूनाइटेड ही आ रही है, ये कहना है उनका ही सीएम बनेगा। फिर मोहम्मद रब्बुल हैं, वो उससे एग्री हो रहे हैं। फिर मनु सागर हैं, वो कह रहे हैं अब की बार किसकी सरकार बिहार में बन सकती है, उम्मीद बताओ अपनी अपनी। ये सबसे अपनी अपने विचार जानने की अपील कर रहे हैं। फिर अंसारी फ़हीमुद्दीन है, अंसारी फ़हीमुद्दीन, वो भाजपा मुक्त कह रहे हैं, भाजपा मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं। शरमत बेग हैं, वो कह रहे हैं सर नमस्ते, मेरा सोचना है कि AIM और BSP फ्यूचर में काम करेगी। इनका कहना है कि फ्यूचर में इन लोगों का कोई काम मतलब ये लोग कर सकते हैं, पार्टी वहाँ पे और भी अच्छी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ काम कर सकती है। फिर
मदीना का मुसाफिर ये कह रहे हैं, पुष्परंजन और कुमार पंकज आप दोनों को सलाम कह रहे हैं। नारायण यादव चुनाव आयोग, नारायण यादव का कहना है कि चुनाव आयोग फेल है सर। और मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। फिर वासिद आलम ये महागठबंधन की बात कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं इस बार बिहार में सीएम चाहिए, ये समझ नहीं पाया मैं। लेकिन अमित कुमार यादव जो हैं ये आरजेडी के समर्थक हैं। मोनू सागर ये बिल्कुल कह रहे हैं। फिर टीकूराम का अल्लाह जो हैं वो राजीव जी आपकी आवाज़ बहुत ही बुलंद है, वो बहुत धन्यवाद। आवाज़ बुलंद बनाने की कोशिश करता हूँ। मोनू सागर युवा आना चाहिए कह रहे हैं। और मोनू सागर देख लो क्या होता है, ये उनके विचार हैं। नारायण यादव नेता लोग को देखिए N95 मास्क लगा के भाषण देते हैं लेकिन जनता को कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देते कि मास्क लगाइए। यानी नारायण यादव बिल्कुल सही कहना है कि नेता जो हैं अगर मंच पे आ रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं, N95 मास्क लगा के आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये प्रतिक्रिया भी मतलब कम से कम आप अपील तो कीजिए कि भाई साहब आप लोग जो हमारी बात सुनने आए हैं, हमारे भाषण को सुनने आए हैं, वो मास्क जरूर लगाइए, दूरी भी रखिए, डिस्टेंस का पालन कीजिए, दूरी बना के चलिए, फिजिकल डिस्टेंस बनाइए। तो ऐसे बहुत हैं। अब्दुल रहमान हैं, आरजेडी का नाम ले रहे हैं। मोहम्मद मुनाजिर अंसारी हैं, वो बोलना चाहिए कह रहे हैं। फिर मोहम्मद अजमत हैं, वो आरजेडी ओनली कह रहे हैं। मकसून खान वो चुनाव आयोग को चुनाव आयोग का रोल और जगह साफ दिखाई देता है। फिर शोटकली इनका कहना है। तेजस्वी यादव, फिर वेद प्रकाश जो हैं वो सीजी हेड का मोबाइल नंबर मिलेगा क्या सर, वो मेल कीजिएगा आप। IRB चैनल यूपीए सरकार कह रहे हैं मोहम्मद। फिर मुनाजिर अंसारी ये गुड न्यूज़ कह रहे हैं। ऐसे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबका अगर किसी का नाम छूट जा रहा है तो माफ़ करेंगे, मेरी कोशिश रहती है कि सबका नाम मैं ले लूँ। मोहम्मद इरफान है, तेजस्वी के साथ बिहार में बदलाव चाहिए ये कह रहे हैं। मोहम्मद साजिद राजा हैं, वो सर मेरी राय ये है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इनका कहना है साजिद राजा का। और फिर मोहम्मद रब्बुल हैं, उनका कहना है कि इस बार बिहार में 4 करोड़ नौकरी मिलेगी 2000 नौकरी की तरह, 2 करोड़ शायद 2 करोड़ की 2014 की तरह, अच्छा 2014 की तरह कह रहे हैं। तो ये थोड़ा कमेंट कर रहे हैं, टोंट है इनका, वो कह रहे हैं कि भाई कमेंट है, कटाक्ष है। फिर गोदी है तो मोदी है, वो गोदी मीडिया भगाओ की बात कर रहे हैं। प्रदीप कुमार बिहार में बदलाव ज़रूरी है। तो कई सारे साथी अलग अलग विचार, अलग अलग उनकी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ में हमारी बात भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। आज अलग अलग पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट की बात हमने की, घोषणा पत्र की हमने बात की, हमने नीतीश कुमार की बात की। आपको बता दूं कि कल विजन डॉक्यूमेंट कह लें या घोषणा पत्र कह लें वो बीजेपी की का जो घोषणा पत्र है वो भी आप लोगों के सामने कल होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब समय हमारे पास बहुत कम है और चलते जो है चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, दोनों के जो घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो तालमेल के साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसा पुष्परंजन जी कह रहे थे कि क्या घोषणा पत्र एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है वो मिल करके क्यों नहीं बनाना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हमारे गठबंधन के साथी जहां से जिस भी पार्टी से जिस भी दल से चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट दीजिए और ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट है या ये हमारे वादे हैं। अगर हम जीत करके आएंगे हमारा मुख्यमंत्री ये होगा, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी कीजिए और साथ में ये कि हम इन वादों के साथ आपके बीच आ रहे हैं और सारे जो जिस प्रकार आप हर आपके मतलब घटक दल जो आपके हैं गठबंधन के, उसके साथ जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वैसे ही आप एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आते और उस पर बात करते। दम होता उसमें दम होता जी, उसमें दम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सब अपने अपने विचार रख रहे हैं और ऐसे विचार जब अलग अलग बिखरे हुए रहेंगे तो फिर जनता किस पे भरोसा करे, ये भी सोचने वाली बात है। क्या कुमार पंकज जी? जी बिल्कुल, जब जनता के यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप गठबंधन बना रहे हैं किसी भी चलो तो एक समान जो है लड़ाई आप लड़िए और एक समान जो है मुद्दे जो एजेंडा है वो तय करिए ताकि इसमें एक भरोसा जगे
कि अगर आपके साथ जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपके मुद्दे का क्या होंगे। मान लीजिए जैसे महागठबंधन सरकार में सत्ता में आती है, कांग्रेस के घोषणा पत्र को आरजेडी कितना वो करेगी, या आरजेडी के घोषणा पत्र को कांग्रेस कितना मानेगी, या और वाम दल हैं जो वो कितना मानेंगे। कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चीज़ें होनी चाहिए। उससे रहेगा कि एजेंडा को लागू करने में अगर किसी भी मतलब चाहे एनडीए के लिए भी यही बात है कि बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आ रही है, जदयू अपना डॉक्यूमेंट जारी करेगी। अगर मिल करके दोनों गठबंधन है और भी जो बिहार में दूसरे गठबंधन है, अगर वो मिल करके एक साझा घोषणा पत्र तैयार करें और साझा लड़ाई लड़ें कि भाई हम इस मुद्दे पर एक मत हैं, क्योंकि किसानों की बात आरजेडी भी कर रही है, किसानों की बात कांग्रेस भी कर रही है, बेरोजगारी की बात रोजगार देने की बात कांग्रेस भी कर रही है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों को मिलाकर के क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसको लेकर के जरूर बड़ा भ्रम रहता है कि अच्छा कांग्रेस के जहां उम्मीदवार हैं वो तो अपने अपने घोषणा पत्र दिखाएंगे, आरजेडी के जहां उम्मीदवार हैं वो अपने घोषणा पत्र दिखाएंगे, लेकिन बाकी जो है वो वहाँ क्या घोषणा पत्र। और भी बातें हैं। कांग्रेस चलिए मान लिया कि महागठबंधन की सरकार आ गई, कांग्रेस का कहना है कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में ही हम ले आएंगे कि 10 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। मान लें 2 पल के लिए कि इस बात को अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने नहीं माना, उनके घोषणा पत्र में ये नहीं है, अगर उनके घोषणा पत्र में है कि हम 6 महीने में हम आपको रोजगार देंगे, तो फिर क्या होगा। इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपका एक कॉमन घोषणा पत्र होना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए, और उससे एक जनता के बीच जब आप जाते हैं तो आपका भरोसा जो है वो और ज्यादा दुरुस्त होता है, मजबूत होता है। इस बात को समझना चाहिए, पार्टियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा काम है विश्लेषण करना, हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये काम पार्टियों का करना है जो जनता के बीच जाकर के वोट मांग रही है, बिल्कुल है ना। तो जो लोग वोट मांग रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए। लेकिन साथ साथ दया शंकर जी हमारे साथ काफ़ी देर बाद जुड़े हैं और वो लिख रहे हैं कि इंसानियत किस पार्टी में है, नेता लोग तो मूर्ख बनाकर वोट लेते हैं, मगर जो सबको साथ लेकर चलती है उस पार्टी में कौन है। तो ये या वैसी कौन सी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चले, ये भी सोचने वाली बात है। पुष्परंजन जी, नहीं देखिए, ये कहना कि इंसानियत किसी में नहीं है, शर्म किसी में नहीं है, ये आम बात हो गई। इंसानियत सब में है, सब में थोड़ी शर्म होती है, थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अपने अंदर जो जिम्मेदारी का जो भाव बोध होता है वो भी होती है। जनता को ये जगाने की ज़रूरत है। ये वक्त जो है 5 साल में जो वक्त आता है, इसमें जनता को चाहिए कि संकल्पित करें, उन्हें संकल्प पत्र भरवाएं कि नहीं आपको इस एजेंडे पर रहेंगे तब आपको वोट हम देंगे। तो यहाँ पर जनता की जवाबदेही, आज का दिन, ये जो सप्ताह है पूरा, जो 10-12 दिन रह गया है चुनाव का, इसमें आपको चाहिए कि अपने उन नेताओं से, जनप्रतिनिधियों को अपने प्रति जवाबदेह बनाएं और तभी आप उनको वोट दें। तब उनके अंदर की जो दबा हुआ जो इंसानियत है, दबी हुई जो इंसानियत या इंसान जो जिम्मेदारी का बोध है, उसको जगाइए आप। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ नेता को दोष दे के बच जाएं अपनी जिम्मेदारी से, ये भी उचित नहीं होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एक विचार और पढ़ता चलूं और प्रोग्राम का समापन करूं कि राशिद अहमद हैं, उनका कहना है कि मजलिस और कुशवाहा प्लस यानी कुशवाहा और AIMIM की बात वो कर रहे हैं, उनको कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी सीट नहीं दिया। यकीन जानिए कि कांग्रेस को 25 और आरजेडी को 35 सीट भी नहीं आएगी। ये एक विचार है, राशिद अहमद बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, उनके विचार हैं और उनका मानना है कि अगर कुशवाहा और AIMIM की जो पार्टी, मतलब ये दोनों पार्टियां अगर महागठबंधन में होती तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती, महागठबंधन की स्थिति। लेकिन चूंकि ये लोग नहीं है, सब तो सीएम बनना चाहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन आपको राशिद भाई ये भी बता दूं, जैसा कि पुष्परंजन जी कह रहे हैं कि सब सीएम बनना चाहते हैं, मतलब यहाँ कोई भी त्याग नहीं करना चाहता, कोई भी ये नहीं, मतलब कि हमारी सरकार आए, हम सब मिलके एक सरकार का गठन करें, इस राज्य को तरक्की की ओर ले जाएं, राज्य को आगे बढ़ाएं। ये एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा नहीं है। किसी भी हाल में मुझे सीएम बनना है, सीएम पद की कुर्सी चाहिए, यही जो है नज़र जो लोगों की लगी हुई है, टिकी हुई है, इसके कारण ही दिक्कत होती है और अंत में भुगतना जो है वो जनता को होता है। क्योंकि नेताओं के काम तो ऐसे भी हो जाते हैं, नेताओं के घर में नेता पैदल नहीं चलते हैं। आप देखिए, एक नेता चलता है तो उसके पीछे लाव लश्कर के साथ मतलब कितनी गाड़ियां रहती हैं, सुरक्षा उसकी कितनी सुरक्षा भी और तमाम चीजें
और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 महीने पुरानी बात है। एनसीआर से लेकर के तमाम दूसरे राज्यों से जिस प्रकार पैदल लोग चल के बिहार और यूपी तक पहुंचे हैं, अगर उस मंजर को याद कीजिए तो फिर समझ में आएगा कि इस देश के नेता क्या कर रहे हैं और जनता क्या कर रही है। इसलिए वोट देते समय आप बहुत सही तरीके से अपने उम्मीदवार यानी कि जनप्रतिनिधि का चयन कीजिए और ये सब कुछ सोच करके, बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ इसलिए इसको वोट दूंगा और मैं इनका जोर चल रहा है इसलिए इसको वोट दूंगा या इसकी बात हो रही है इसलिए इनको वोट दूंगा, ये बिल्कुल मत कीजिए। आप वोट देते समय आंख नाक कान सब कुछ खोल करके और अभी से विचार करके आप जाइए और वोट दीजिए कि किसे मुझे वोट देना है, कौन सही आदमी है, मतलब सही प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। तो बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम अब नहीं ले पाऊंगा, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हमारे साथ कुमार पंकज और पुष्परंजन जी जुड़े हुए थे, लगातार जुड़े हैं और आगे भी आने वाले समय में भी जुड़े रहेंगे। और लगातार हम इस लोक पर्व कार्यक्रम में बिहार चुनाव पे बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश चुनाव पे भी हम बात करेंगे, वहाँ से भी अपने साथियों को जोड़ेंगे। हमारी कोशिश हो रही है कि बिहार से और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, हमारे जहाँ जहाँ हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सहयोगी काम कर रहे हैं क्षेत्रों में, उनको जोड़ करके और उनके विचार, उनकी रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाएं, ये भी हम करते रहेंगे। लेकिन आज हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।